चलिए आवाज नहीं विघ्न ना डालो इस तपस्या में। बस चंद प्रश्न और है भैया, चंद प्रश्न। हो गया मेरे बच्चे। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? क्या पढ़ना है? विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं मेरे बच्चे? तो हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं। जब किसी परिपथ में धारा की आवृत्ति बहुत तेजी से बदलती है, जो उच्च आवृत्ति है धारा की, अगर वो बहुत तेजी से बदलती है मेरे बच्चे, तो वहां की जो वैद्युत ऊर्जा होती है, ये वैद्युत ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में प्रसारित होने लगती है, फैलने लगती है मेरे बच्चे। और यही जो तरंगे निकलती है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। आई बात समझ में? विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा मैंने बता दिया, इसमें डाटा जरूर पढ़ लेना कि इस तरंग का जो है ये तरंगदैर्घ्य कितना होता है या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उन सब बारे में एक बार अध्ययन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। आई बात समझ में? चलिए फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। बस चलिए सेकंड पार्ट में मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। और प्रकाशिक तंत्र क्या है? तंत्र नहीं, तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या है? चलिए देखिए मेरे बच्चे 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कहता है 37। क्वेश्चन नंबर 37 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कहानी क्या और कैसे है मेरे बच्चे। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहां से कहां जाती है? विरल में माध्यम में जाती है। और ध्यान रखिएगा कि वो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित हो। आई बात समझ में? तो मेरे बच्चे वो प्रकाश की जो किरण होती है वो फिर से तल से टकरा करके उसी माध्यम में प्रकाश के परावर्तन के नियमों को फॉलो करते हुए उसी माध्यम में वापस चली जाती है। आई बात समझ में? इस घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? बहुत रेयर है कि ये पूछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो मेरे बच्चे प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियमों को पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था हुआ? इसमें सेकंड क्वेश्चन है क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से सघन माध्यम में वह आपतन कोण, मेरे बच्चे सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, इस आपतन कोण को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। इसे आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं। बस समझ में? ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है मेरे बच्चे? सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। बस समझ में? चलिए इसके बाद देखिए, हाँ इसी में एक क्वेश्चन और था, प्रकाशिक तंतु। क्या था मेरे बच्चे? प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा ह्रास के भेजता है। आई बात समझ में? प्रकाश नुकसान नहीं होता मेरे बच्चे। प्रकाश को बस एक जगह से दूसरे जगह बिना ऊर्जा को या प्रकाश को डिस्ट्रॉय पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए, उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश को भेज देते हैं। इसके लिए मेरे बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक क्वार्ट्ज का 10⁻⁴ मीटर की मोटाई का एक पतला सा पाइप लेते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁴ मीटर की है मेरे बच्चे। ठीक है। और ये इसका अपवर्तनांक होता है 1.5। इसका अपवर्तनांक कितना होता है मेरे बच्चे? 1.5 होता है। और इसके ऊपर हम लोग मेरे बच्चे 1.7 अपवर्तनांक वाला, कितना? 1. देखो ये मैं बार बार भूल रहा हूँ। सही है? 1.5 सही है? नहीं 1.5 ऊपर। अच्छा, ये यानी क्वार्ट्ज का जो अपवर्तनांक होता है ये 1.7 होता है, और ये जो पदार्थ लगाया जाता है इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1.7 अपवर्तनांक का यहाँ पे एक मटेरियल लेते हैं जिसको एक बेलनाकार पाइप का रूप दिए रहते हैं। इसकी पूरी मोटाई 10⁻⁴ मीटर की होती है, और इस पाइप के ऊपर 1.5 अपवर्तनांक का एक लेप लगा देते हैं मेरे बच्चे, जिसे अधिपट्टन कहा जाता है या लेपन कहा जाता है। आई बात समझ में? अब इसको इस हिसाब से सेटअप कर दिया जाता है कि जब यहाँ प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो वो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर गिरती है, अतः इस तल से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वो दूसरी सतह पर जाती है, और दूसरी सतह पर फिर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर तीसरे ऐसे लगातार रिफ्लेक्ट होती रहती है, और एक साइड से जाती है, दूसरे साइड में प्रकाश आराम से निकल जाता है। आई बात समझ में? इसका उपयोग चिकित्सा वगैरह के क्षेत्र में किया जाता था, पर अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इसका उपयोग नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है उसमें मेरे बच्चे पहले बोल के हमें अगला क्वेश्चन थक गए क्या? थकना किसने सिखाया तुम लोगों को? आपने 40 के बाद 40 के बाद कितनी पढ़ाई को दूसरा करना है? 40 के बाद 10 मिनट छप्पन क्वेश्चन जी है ना जी? 55 टू ना? हाँ तो बस पार तो हो गया। आप क्या बच रहा? 40 पे 4 बज गया ना? हाँ 5 10 15 20 क्वेश्चन नंबर 40 देखे मेरे बच्चे। क्वेश्चन अरे 39 क्वेश्चन नंबर 39 में मेरे बच्चे हमें सॉल्व करना है 1/f इज इक्वल टू n - 1 into 1/r1 - 1/r2 को सत्यापित करना और किसी प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है। दोनों बहुत बड़ा है। देखो पहला मुझे सिद्ध करना है मेरे बच्चे 1/f इज इक्वल टू n - 1 into 1/r1 - 1/r2। इसका फार्मूले का नाम जान रहे हो? इसका नाम जान रहे तुम लोग? लेंसमेकर का सूत्र वही। क्या नाम इसका? गोली दर्पण ही। जब दोनों का माध्यम समान किसी पतले लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जब दोनों ओर के माध्यम समान हो। लेंस मेकर इसके नीचे निकल करके आता है 1/f इज इक्वल टू 1/p - 1/u। कैमरे में नहीं आ रहे हैं। अच्छा अब आए जैसे को छोड़ दो है। देखो मेरे बच्चे बाबू माना ये एक पतला लेंस है। क्या है? लागत नहीं हुई। माना एक पतला लेंस है जिसका ये क्या है मेरे बच्चे? मुख्य अक्ष है और इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ रखा है। अच्छा इसका ध्यान से सुनिए। मान लिया ये पहले तल का ध्रुव P1 है और ये दूसरे तल का ध्रुव P2 है। मेरे बच्चे इस पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n है तथा इस लेंस के दोनों ओर का माध्यम एक समान है। आई बात समझ में? लेंस के दोनों ओर का माध्यम कैसा है? एक समान है मेरे बच्चे। मान लिया इस लेंस की मोटाई स्मॉल t है। लेंस की मोटाई कितनी है? पहले पृष्ठ P1 से मान लिया स्मॉल u दूरी पर एक ऑब्जेक्ट कैपिटल O स्थित है। अच्छा पहले पृष्ठ से अगर यदि पृष्ठ P2 ना होता तो ऐसे परिस्थिति में अच्छा यहाँ एक प्रकाश की किरण ऐसे ये मुख्य अक्ष पर ही सीधी चली जाती है। सारी बात समझ में? दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ शो किया गया है। ये अगर पृष्ठ P2 ना होता तो इस ऑब्जेक्ट का पहले पृष्ठ के द्वारा एक प्रतिबिंब बनता I डैश जो कि पृष्ठ P1 से कितनी डिस्टेंस पे बनता? V डैश। आई बात समझ में? तो इस परिस्थिति में थोड़ा सा हम पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगा देते हैं। देखिए पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन के मेरे बच्चे सूत्र से पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है b/u सॉरी n/b - 1/u इज इक्वल टू n - 1/r। ये होता है मेरे बच्चे फॉर्मूला। क्या होता है? फॉर्मूला किसके लिए होता है? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। चलिए देखें तो मेरे बच्चे खाली जब मैं पहला पृष्ठ मान रहा हूं तो पहला पृष्ठ गोलीय है कि नहीं है? तो पहले पृष्ठ के लिए फॉर्मूला ये लगेगा तो ये हो जाएगा n/ कितने डिस्टेंस पे इमेज बना है पहले पृष्ठ से? तो कितना यहाँ रखेंगे v की जगह पे? v डैश माइनस कितने जगह पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था? u इज इक्वल टू यहाँ मेरे बच्चे अपवर्तनांक n है 1/n मान लिया। पहले पृष्ठ की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या r1 है तो इसके हिसाब से हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे बच्चे क्योंकि पृष्ठ P2 है
तो पृष्ठ P2 के लिए I डैश किसका काम करेगा? आभासी वस्तु का काम करता है मेरे बच्चे। किसका काम करता है? आभासी वस्तु का काम करता है। अतः पृष्ठ P2 उस I डैश का एक इमेज बनाता है I, जो कि पृष्ठ P2 से कितनी दूरी पर है? V दूरी पर है मेरे बच्चे। अब सारी चीजें पृष्ठ P2 के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए मेरे बच्चे, दूसरे पृष्ठ के लिए ध्यान से समझेंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए मेरे बच्चे, अब की बार आपका ऑब्जेक्ट इधर है, तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरण अब पहले के विपरीत डायरेक्शन में जाएगी। इस वजह से उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगेगा और अब की बार अपवर्तनांक पहले का व्युत्क्रम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मेरे बच्चे n की जगह हो जाएगा 1/n और v की जगह पर हो जाएगा v। एंड कितने डिस्टेंस पर मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट है? ध्यान देंगे, पृष्ठ P1 से आपको पता है I डैश की हमारा है कितना? V डैश। हमको P2 से I डैश चाहिए मेरे बच्चे। क्या मैं V डैश में से T घटा दूं? तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1/V माइनस V डैश माइनस T इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 दूसरे पृष्ठ की मान लिया वक्रता त्रिज्या R2 है मेरे बच्चे। कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा हम लोग संतुलित करेंगे मेरे बबुआ। दोनों तरफ से 1/n लपेट लो। 1/n तो यहाँ 1V माइनस n/V डैश माइनस टी। अरे यहाँ कुछ नहीं है ना जी, तो 1/n कॉमन लिए तो n से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 1/n, यहाँ भी कॉमन करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस n/R2। कोई दिक्कत? 1/n से 1/n कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे और यहाँ बच जाएगा। अच्छा, V डैश की तुलना में हम लोग टी मोटाई को नेगलेक्ट मान सकते हैं क्योंकि हमारा लेंस पतला है। ऐसे परिस्थिति में 1/V माइनस n/V डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n/R2। समीकरण 2 बना लीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए मेरे बच्चे। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से बबुआ। अब समीकरण 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे मेरे बच्चे, ध्यान समझिएगा, ये n/V डैश यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ n/V डैश माइनस में है मेरे बच्चे। बचेगा क्या? 1/V माइनस। मैं फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ? 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n माइनस 1/R1 प्लस 1 माइनस n/R2। थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी आएगा? आएगा। चलो यहाँ ध्यान से समझेंगे बबुआ। 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू है मेरे बच्चे। यहाँ देखो n-1 लिखा है, यहाँ 1 माइनस n लिखा है, यहाँ से माइनस कॉमन करो, ये माइनस कर दो और उसको कर दो n-1। n-1/R1 माइनस कॉमन किया, ये बन जाएगा n-1/R2। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रही कहानी? इसके बाद बाबू यहाँ देखो, ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं ये चीज कि दुनिया जहान के किसी भी लेंस में अगर हमने ऑब्जेक्टिवा को, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अवतल वाले में, किसके लेंस में? अवतल लेंस के लिए ये बात लागू नहीं होगी, थोड़ा सा लागू नहीं होगी, बाकी हर जगह लागू होगी। दुनिया जहान के कोनो लेंस में अगर तुमने ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा मेरे बच्चे? फोकस पर बनेगा। अच्छा, ऐसा समझ में? वस्तु कहाँ है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। उत्तल लेंस है ना जी, तो यहाँ बन जाएगा। अब देखिए, अतः 1/V की जगह f हो जाएगा माइनस u की जगह कितना हो जाएगा? अनंत इज इक्वल टू मेरे बच्चे ऊपर से कॉमन क्या है? n-1। क्या बच जाएगा? 1/R1 माइनस 1/R2। हाई मान बबुआ 0 हो गया। 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो जाएगा मेरे बच्चे। इसको बना लो हिका समीकरण नंबर 3 और इसको बना लो समीकरण नंबर 4। हालांकि डेरिवेशन आपको यही तक करना था, ठीक है। अगर एक स्टेप और बढ़ जाएंगे कि समीकरण 3 और 4 का एक पक्ष बराबर है और तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो जाता है लेंस मेकर का फार्मूला मेरे बच्चे। है बात समझ में? ठीक है। ऐसे जाए खुमुच दियो बड़ो कपिए पे फाट के मार्क्स सब, ठीक है। जहाँ सी काफी वाया वैसे चौक रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसको रोक दो 1 सेकंड। रोक देती बाबू। शांत 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 शांत। अच्छा, उसी में भी एक क्वेश्चन और था। हाँ, उसी में एक क्वेश्चन और है मेरे बच्चे कि किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले किसी प्रिज्म के सिद्धांत अपवर्तनांक के लिए हमको फॉर्मूला देना मेरे बच्चे। ध्यान से समझिए, ये ध्यान से समझो जी। देखिए, ये मान लिया एक प्रिज्म है। ये क्या है मेरे बच्चे? एक प्रिज्म है। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है ए, बी और सी। माना प्रिज्म के पहले अपवर्तक तल AB पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है PQ। कौन आपतित होता है? PQ। जहां मेरे बच्चे, जहां ये EQN एक अभिलंब है। क्या है मेरे बच्चे? अभिलंब है। शांत रहो।
अविलंब है। और ये आपतित किरण जो है ये जब अपवर्तन होता है मेरे बच्चे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर या आधार के समांतर होकर के पृष्ठ AC पर पहुंचती है। और आधार के समांतर हर किरण नहीं होती है, ये आधार के समांतर आधार के समांतर हर एक किरण नहीं हो जाएगी मेरे बच्चे। जब प्रिज्म में अल्पतम जब प्रिज्म बहुत पतला होगा तो ये आधार के समांतर होता है और अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है। आई बात समझ में? तो ये प्रिज्म से होकर के ऐसे निर्गत हो जाती है। अब ध्यान से समझो मेरे बच्चे, यहाँ देखो पहली सतह से अपवर्तन हुआ है तो यहाँ PQ जो है ये आपतित किरण है और ये जो दूसरी वाली किरण है ये यहाँ पे अपवर्तित किरण है। पृष्ठ AC के लिए ये अपवर्तित किरण का यहाँ क्या काम कर रही है बच्चे? आपतित किरण का काम कर रही है। अतः ये दूसरे वाले अविलंब से दूर हटती हुई दूसरे माध्यम में निर्गत हो जाती है। आई बात समझ में? यहाँ पे ये RS और N डैश इसका नाम हो गया। ध्यान से समझिए, अरे कोई दिक्कत नहीं, N डैश लो। देखो अगर इस आपतित किरण को मैं आगे बढ़ा दूं मेरे बच्चे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाऊं तो दोनों एक दूसरे को बिंदु D पर काट रहे हैं और दोनों के बीच का विचलन कोण मान लेते हैं डेल्टा है। आई बात समझ में? अब सबसे पहला काम आपको करना है मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो मान लिया ये एंगल I है और ये एंगल I डैश है, ये आपका अपवर्तन कोण है, ये यहाँ पे R डैश आपका आपतन कोण है। आई बात समझ में? ठीक। अब देखिए सबसे पहला काम मेरे बच्चे करना है, आपको यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा है। देखो मैं यहाँ बाहर निकाल देता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा बाबू। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइट टोटल एंगल कितना है? R है। तो यहाँ हाइट टोटल एंगल कितना दिखाई देगा? R सॉरी I। हाइट टोटल एंगल I है मेरे बच्चे, तो हाइट टोटल एंगल कितना होगा? I होगा। और हाइट तुमको पता है R है, तो यानी हाइट इतना कितना हो जाएगा? I माइनस R है। हाइट टोटल I डैश है ना, तो हाइट कितना है? R डैश है। अगर I डैश में से R डैश घटाओगे तब हाई एंगल मिल जाएगा मेरे बच्चे, तो वो कितना हो जाएगा? I डैश माइनस R डैश। ये है QRD और यहाँ का विचलन कोण है डेल्टा। आई बात समझ में? सबसे पहले आप QDR में बहिष्ठ कोण का प्रमेय लगाएंगे मेरे बच्चे। बहिष्ठ कोण के प्रमेय से बहिष्ठ कोण के प्रमेय के हिसाब से बाहर का जो एंगल है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। तो डेल्टा इज इक्वल टू ये हो जाएगा I प्लस I डैश, एक साथ कर लेते हैं और R ऋणात्मक है, माइनस कॉमन करके दोनों को धनात्मक करके R प्लस R डैश कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद मेरे बच्चे आपको यहाँ एक चतुर्भुज दिखेगा, मैं चतुर्भुज को यहाँ बाहर निकाल देता हूँ। देखिए ये आपको यहाँ एक चतुर्भुज दिखेगा मेरे बच्चे, और भाई यहाँ पे अभिलंबवत है क्योंकि ये आपने अभिलंब खींच रखा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो भाई दोनों 90-90 डिग्री का है मेरे बच्चे। ये E है, ये Q है, ये A है, ये R है। आई बात समझ में? चतुर्भुज में दो भुजा अगर 90-90 पता हो गया तो इसका मतलब ये दोनों का योगफल 1 करोड़ % 180 होना चाहिए। इसका मतलब चतुर्भुज QARE में इस चतुर्भुज में हाई दुई अगर 80 है तो ये 2 का मान 180 होगा, या A प्लस E बराबर 180। अब मेरे बच्चे यहाँ नीचे एक त्रिभुज दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है? एक त्रिभुज दिख रहा है जो कि ये E है, वहां का ये देख लो, ये त्रिभुज है ना मेरे बच्चे। ये है R और ये है R डैश, ये एंगल मान लेते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज QER में R प्लस R डैश प्लस E बराबर 180। इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मेरे बच्चे समीकरण 2 और 3 को इक्वल करो तो A प्लस E बराबर R प्लस R डैश प्लस E हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, A बराबर R प्लस R डैश हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको यहाँ होल्ड करिए। अब देखिए अब देखिए मेरे बच्चे यहाँ पे A बराबर हो जाएगा R प्लस R डैश हो जाएगा ना। यहाँ से आपको मेरे बच्चे आप ये जो A है ये प्रिज्म का मुख्य कोण कहलाता है या प्रिज्म कोण कहलाता है। अब यहाँ देखिए मेरे बच्चे, यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन होने का मतलब कि यहाँ का विचलन कोण सबसे कम हो, प्रकाश की किरण सबसे कम मुड़ी हो निकलते समय, तो ऐसे परिस्थिति में मेरे बच्चे आपको याद रखना कि R का मान R डैश के बराबर होता है, I का मान I डैश के बराबर होता है तथा डेल्टा को हम लोग डेल्टा M से रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ऐसे परिस्थिति में ये समीकरण 4 है ना, समीकरण 4 को देखो, A बराबर R प्लस R लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये हो जाएगा A बराबर 2R या R इज इक्वल टू A बाई 2। A R का मान मिल गया। उसके बाद मेरे बच्चे समीकरण 1 उठा लो, समीकरण 1 में देखिए आप लोग, इसके जगह हो जाएगा डेल्टा M इज इक्वल टू I कितना हो जाएगा? 2I प्लस यहाँ RR 2R माइनस
2r, और 2r का मान कितना है? a है। तो ये जगह डेल्टा m इज इक्वल टू 2i माइनस a हो जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ से i का मान निकाल दो। किसका मान निकाल दो? i का मान निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a बराबर 2i, या i इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a बाई 2। i और r का मान मिल गया मेरे बच्चे। प्रिज्म का पदार्थ का अपूर्णांक अगर स्मॉल n हो तो स्नेल के नियम के हिसाब से साइन i बटे साइन r हो जाएगा मेरे बच्चे। और n इज इक्वल टू साइन i की जगह पे डेल्टा m प्लस a बाई 2 एंड टोटल के बटे साइन a बाई 2। ये हो जाएगा आपके प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक। आएगा समझ में? ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता। प्रश्न नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा, है ना? वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता माने ओमेगा। और एक होता है मेरे बच्चे कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है ये अलग होता है और वर्ण विक्षेपण क्षमता अलग होता है। इस पे ध्यान रखना। जो हाँ, या परिक्षेपण भी कहते हैं उसको। तो ये देखो कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है ये अलग होता है। ये मेरे बच्चे थीटा वाला होता है। आई बात समझ में? यानी ये होता है थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v माइनस डेल्टा r वाला होता है। आई बात समझ में? ठीक, ये वाला होता है। जबकि ओमेगा जो होता है मेरे बच्चे डेल्टा v माइनस डेल्टा r बटे डेल्टा y ये होता है। अब इसका कंटेंट जरा समझिए, ये है क्या? जैसे बाबू मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। एक बार बहुत ज्यादा मत करना। जैसे मान लेते हैं मेरे बच्चे ये एक प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। अब देखिए ये प्रिज्म है बाबू, और प्रिज्म का नाम है ABC। यहां से सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो आपको पता है कि वो अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं या परिक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों को ले लीजिए। मान लिया मैंने एक ये और एक ये रंग ले लिया। देखिए ये मेरे बच्चे हैं लाल रंग और ये नीचे वाला है बैगनी रंग। मेरे बबुआ लाल रंग और बैगनी रंग को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे को जा करके कहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, और इन दोनों के बीच जो झुकाव मिलता है उसी झुकाव को हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। ध्यान देना मेरे बच्चे। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा ले लो। कोणीय वर्ण विक्षेपण लाल और बैगनी रंग का क्या कर लो? थीटा ले लो। और इनके मध्यवर्ती जो येलो रंग पड़ती है, इनके बीचों बीच जो येलो रंग पड़ती है, पीली रंग, उस पीले रंग के लिए विचलन कोण ले लो मेरे बच्चे। बाय द वे पीला रंग आपका, पीला रंग निकलने के बाद ऐसे यहाँ पे जा रहा है ये पीला रंग। तो पीले रंग को आगे बढ़ाओ और आपतित किरण पे बढ़ाओ, तो दोनों के बीच में यहाँ विचलन कोण दिखाई दे रहा है डेल्टा वाई। आप वो विचलन कोण डेल्टा वाई ले लो और दोनों का अनुपात निकाल दो। वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसे हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे डेल्टा वाई, और थीटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई हो जाएगा मेरे बच्चे। इस पर न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। और जरा देखिए, हम जानते हैं कि डेल्टा v इज इक्वल टू एन वी माइनस 1 इंटू ए होता है, जहां एन वी प्रिज्म के पदार्थ के लिए, बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और ये डेल्टा v का मतलब बैगनी रंग के लिए विचलन कोण। और डेल्टा r इज इक्वल टू एन आर माइनस 1 इंटू ए होता है। इसका मतलब है मेरे बच्चे लाल रंग के लिए इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा डेल्टा r जो है लाल रंग का विचलन कोण है। ये दोनों डाटा यहाँ उठा करके रखेंगे। या डेल्टा y इज इक्वल टू एन वाई माइनस 1 इंटू ए, ये मेरे बच्चे है आपके लिए येलो रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अगर ये दोनों डाटा, तीनों डाटा उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा एन बी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए एंड टोटल डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस 1 इंटू ए। मेरे बच्चे यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा और यहां बच जाएगा एन वी ए माइनस एन आर इंटू ए बटे एन वाई माइनस 1 इंटू ए। ऊपर से ए कॉमन लेकर के नीचे से कॉमन कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। ये अपवर्तनांक के टर्म में आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता आ जाएगा। आई बात समझ में? भर दिए भैया इनको? लो चलिए, इसके बाद देखिए
वर्ण विक्षेपण क्षमता हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है। चलिए देखिए, उसमें निकट दृष्टि दोष पढ़ना है मेरे बच्चे। क्या पढ़ना है? निकट दृष्टि दोष। प्रकाश का अपवर्तन का नियम पढ़ लेना। प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम होते हैं, है ना, उन पर एक बार जरूर नजर डाल देना कि प्रिज्म के क्या नाम है, अपवर्तन के लिए कुल 3 नियम होता है। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है कि किसी विशेष रंग के लिए पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्यादा तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्यादा का अनुपात एक नियतांक होता है। और तीसरा होता है कि अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ये 3 बातें जरूर स्पेशल तौर पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई बात समझ में? उसके बाद निकट दृष्टि दोष मेरे बच्चे। निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसके मेरे बच्चे 2 कारण होते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? 2 कारण होते हैं मेरे बच्चे। इसका पहला कारण ये है, देखिए ध्यान समझिए मेरे बच्चे, ये हमारा ह्यूमन, ये मानव नेत्र का गोला है। ये क्या मेरे बच्चे? मानव नेत्र का गोला है और ये लेंस है। इसमें पहला दोष ये होता है कि हमारे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी घट जाए। क्या हो जाए मेरे बच्चे? फोकस दूरी घट जाए। फोकस दूरी जब घट जाएगी तो ये जो किरणें, जैसे बाय द वे पहले हमारा लेंस यहाँ था, रेटिना यहाँ थी, तो आराम से ये सारी किरणें जाकर के रेटिना पर फोकस हो रही है। अब बाय द वे इस लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी तो ये रेटिना से कुछ पहले ही फोकस कर देगी। आई बात समझ में? और जब रेटिना के कुछ पहले ही फोकस कर देगी तो ऐसी परिस्थिति में आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। आई बात समझ में? क्योंकि ऐसा होने से, जब ये रेटिना के पहले फोकस हो जाता है तो ऐसा होने से जो हमारा दूर बिंदु अनंत पर था वो नेत्र के नजदीक आ जाता है। आई बात समझ में? इसी वजह से इसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। आई बात समझ में? और दूसरा कारण हो सकता है मेरे बच्चे, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए, मतलब पहले रेटिना आपका यहाँ गोलक पर था, अब की बार क्या हुआ, कुछ नेत्र में दिक्कत है, आपका रेटिना खिसक करके पीछे चला गया। नेत्र लेंस को ये बात थोड़ी पता है, नेत्र लेंस अपना फोकस तो वही रखेगा, रेटिना के पहले की बार कुछ फोकस हो जाएगा और इस हिसाब से आपके नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अर्थात आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चे? इसके निवारण के लिए हम लोग व्यक्ति के चश्मे में एक अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसके लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस जब हम प्रयोग में लाते हैं तो इससे होता क्या है मेरे बच्चे? देखिए ध्यान समझिएगा लाला, ये है दोषी का आंख, ये है दोषयुक्त नेत्र और ये है उसका लेंस। अब देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, उसको ये जब उसका आंखियां स्वस्थ था तो यहाँ कोई वस्तु रखो तो उसको आराम से दिखाई देता था, अब यहाँ रखो तो नहीं दिखाई दे रहा, तो हम एक चश्मा पहना दिया उसको। कौन सी लेंस का चश्मा है? अवतल लेंस का चश्मा है। अब ये अवतल लेंस जानते हो क्या करता है? यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणों को इतना ज्यादा फैला देता है लेंस में निकलने के बाद कि दोषी वाले अखिया के एक हाई वाला बिंदु खुशबू पे यहाँ पहुंचेगा। है बात समझ में? वो दूर बिंदु नेत्र के नजदीक आ गए तो ये लगता है कि ये यहाँ से जाकर किरण ओ का मनीक लगी, तो फिर बाद अच्छा वो का यहाँ से मिल जाती है तो आराम से उसको वस्तु को दिखाई दे जाता है। है समझ में? तो ये इसका निवारण हो गया। हाँ, उसके बाद है दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है मेरे बच्चे? लॉन्ग में ही आता है। दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है मानव नेत्र में जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है मेरे बच्चे। आई बात समझ में? तो ये कहलाता है दूर दृष्टि दोष। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर दृष्टि दोष क्यों पाया जाता है किसी अखिया में? तो दूर दृष्टि दोष इस वजह पाया जाता है, इसका 2 कारण मेरे पास हुआ। पहला कारण है कि इसका फोकस बढ़ जाए, नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो फोकस दूरी बढ़ जाए मेरे बच्चे। तो इससे होगा क्या? ध्यान से समझेंगे, ये आंख है, ये लेंस है। अभी पहले जब आंख ठीक था तो ये ले जाकर के रेटिना यानी यहाँ पर फोकस कर रहा था, अब इसकी फोकस दूरी नेत्र लेंस की बढ़ गई है तो अब ले जाकर के नेत्र के रेटिना के पीछे फोकस कर रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कंडीशन में नेत्र का जो नजदीक वाला बिंदु होता है वो नेत्र से 25 सेंटीमीटर से हट करके दूर चला जाता है। आई बात समझ में? और इस वजह से ये ऑब्जेक्ट हमको जो नजदीक वाला होता है वो दिखाई नहीं देता है। आई बात समझ में? तो ये पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि गोले का जो व्यास है ये व्यास घट जाए मेरे बच्चे, व्यास घट जाए। मतलब पहले रेटिना इतना था, वहां था हमारा गोलक, आराम से दिखाई दे रहा था, कुछ हो गया क्या में रेटिना खिसक के आ गया, अब रेटिना पर फोकस होगा नहीं होगा, रेटिना के बाहर फोकस हो जाएगा, तो ऐसे परिस्थिति में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? इसका निवारण देखिए, इसका निवारण कैसे होता है मेरे बच्चे? इसके निवारण के लिए हम लोग चश्मे में एक उत्तल लेंस लगाते हैं। आई बात समझ में? चश्मे में जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं तो होता क्या है? देखो ये आंख है, जो निकल के खराब था,
इसका लेंस है, इसको हमने पहना दिया चश्मा। पहले जब इसको कुछ नहीं दिक्कत था तो यहाँ रखो, कोई ऑब्जेक्ट आराम से दिखाई दे रहा था, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखो तब दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? तो मैंने पहना दिया उसको चश्मा। अब चश्मा पहना देने से वो कह रहा है कि यहाँ से चलने वाली जो किरणें हैं, यहाँ से चलने वाली जो किरणें हैं, लेंस से निकलने के बाद ये इतना ज्यादा केंद्रित कर देता है कि किरणें लगता है उसको कि वहां से दूर वाले बिंदु से, मतलब यहाँ से उसको निकलती हुई प्रतीत होती है। आई बात समझ में? अब जाकर के रेटिना पर फोकस होती है और आराम से आपको इसको इमेज दिखाई देने लगता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये क्या नाम है, दूरदृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। इसका मतलब था कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करिए। अच्छा है? अच्छा ठीक है। देखिए, तरंगाग्र किसे कहते हैं मेरे बच्चे? तो तरंगाग्र किसे कहते हैं? किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित जितने भी कण होते हैं सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, क्या कहलाते हैं? तरंगाग्र कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो ये तरंगाग्र हो गया। इसमें लिखा है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। हाइगेंस ने मेरे बच्चे प्रकाश की नेचर को, प्रकाश की उसको क्या नाम है, प्रकृति को तरंग सिद्ध करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम लोग हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में उन्होंने पहली पॉइंट में कहा कि किसी माध्यम में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित इस कंपन के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। आई बात समझ में? उन्होंने दूसरे पॉइंट में कहा कि तरंगाग्र पर स्थित जितने कण होते हैं सभी कण कंपन की समान नए तरंग स्रोत का काम करते हैं, अतः इनसे नई तरंगिकाएं निकलती हैं और ये तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाओं के नाम से जानी जाती है। द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम उसी चाल से आगे बढ़ती है जितना कि वो पहले स्पीड से चल रही होती है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे किसी तरंगाग्र का अनुलोप करते हुए खींची गई दूसरी पृष्ठ या दूसरा तरंगाग्र तरंग की नई स्थिति को व्यक्त करता है। आई बात समझ में? यही है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। उसके बाद मेरे बच्चे क्वेश्चन है कि इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करिए। अपवर्तन पिछली बार बोर्ड में आया था मेरे बच्चे, ध्यान समझिएगा। मान लिया बाबू हमारे पास मैं परावर्तन की व्याख्या कर रहा हूँ। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लगा करके मैं किसकी व्याख्या कर रहा हूँ? परावर्तन की व्याख्या कर रहा हूँ मेरे बच्चे। देखिए परावर्तन में देखिए, मान लिया हमारे पास एक परावर्तक तल Z डैश है। मान लिया मेरे बच्चे एक परावर्तक तल क्या है? Z डैश है और इस पे एक तरंगाग्र आकर के गिर रहा है मेरे बच्चे t बराबर 0 समय पे। t बराबर 0 समय पे एक तरंगाग्र आपतित होकर के इस तल पे गिर रहा है, ध्यान से समझिएगा। और ये हो गया वो हमारा तरंगाग्र। इस तरंगाग्र का नाम है AB। तरंगाग्र का नाम है AB जो कि तिरछा आकर के गिर रहा है मेरे बच्चे। देखिए जैसे ही तरंगाग्र आकर के गिरेगा तो यहाँ जो कण उपस्थित हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के हिसाब से ये कण नई तरंग स्रोत का काम करेंगे और यहाँ से नई द्वितीयक तरंगिकाएं निकालेंगे और ये द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से आगे बढ़ेंगी। तो द्वितीयक तरंगिका निकल करके आगे चली गई। मान लिया मेरे बच्चे कि अब B को इस सतह तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? T टाइम लग गया। तो मेरे बच्चे T टाइम के बाद यहाँ पहुंच गया बिंदु A डैश पर तरंगाग्र का ये सिरा। आई बात समझ में? तो जब तरंगाग्र का ये सिरा पहुंच जाएगा तो यहाँ से भी तो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, तो द्वितीयक तरंगिका निकल करके वहां से भी आगे बढ़ने लगी। लेकिन बबुआ T टाइम में B से A डैश तक आपकी तरंगाग्र पहुंचा है, तो जरा देखें कि जो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकल रही थी वो उसी T टाइम में कितना दूरी गई है। आपको पता है कि द्वितीयक तरंगिका वही उसी चाल से आगे बढ़ती है जिस चाल से हमारा प्राथमिक तरंगाग्र आगे बढ़ता है। आई बात समझ में? तो अच्छा सेम टाइम में सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो क्या डिस्टेंस अलग अलग कवर कर लेंगे? नहीं, कवर तो वो सेम करेंगे। तो मेरे बच्चे जितना डिस्टेंस ये B A डैश का है, हम बिंदु A को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं और उतनी दूरी लगाएंगे। आई बात समझ में? और यहाँ से अगर चाप से हम बिंदु A डैश को मिला दे तो मेरे बच्चे हमको एक ऐसा तल मिलता है जिस तल पर A और A डैश के बीच जितनी बिंदुएं हैं सभी बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ उस पर पहुंचती हैं। इसका मतलब ये है कि A डैश B डैश यहाँ पर क्या है? परावर्तित तरंगाग्र है। मान लिया आपतित तरंगाग्र का आपतन कोण I है तथा रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाले तरंगाग्र का परावर्तन कोण R है। अब यहाँ मेरे बच्चे दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री का है। ठीक है, कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का मेरे बच्चे हाई आई हो गया, ये A है, ये A डैश है, ये B है। और यहाँ जरा ध्यान से दूसरा का वाला त्रिभुज मेरे बच्चे हाई A डैश है, ये A है, ये सॉरी ये R है और है हो गया B डैश। मेरे बच्चे दोनों त्रिभुजों में थोड़ा सा साइन मान निकाल दीजिए। तो साइन I बराबर देखो ये हो जाएगा अभिलंब, अभिलंब बटे आधार। अभिलंब कितना हो गया? BA बटे आधार हो गया, सॉरी अरे साइन निकाले ना, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया BA और कर्ण अरे साइन लंब बटे कर्ण होता है ना, सॉरी। तो ये अभिलंब हो गया AB या BA और कर्ण हो जाएगा AA डैश। आई बात समझ में?
और अभी मैंने आपसे बताया है कि बी से ए डैश की जो दूरी है वही दूरी ए से बी डैश की है, यानी हम कह सकते हैं बी ए डैश बराबर ए बी डैश। अब यहाँ से देखो दूसरे वाले त्रिभुज में साइन आर का मान निकाल दो, तो इसके लिए अभिलंब हो जाएगा, तो अभिलंब बटे कर्ण, अभिलंब हो गया है ए बी डैश। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ए बी डैश, ये डैश है ना जी, हाँ। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे कर्ण कितना हो गया है? ए ए डैश। समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों समीकरणों को भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर बी ए डैश बटे ए ए डैश टोटल के बटे ए बी डैश बटे ए ए डैश। ये यहाँ से हो जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये दोनों मान आपस में बराबर है, देखो तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा और ये आ जाएगा साइन आई बराबर साइन आर, साइन से साइन कैंसिल करेंगे तो आई बराबर आर, जो कि परावर्तन के नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरीके से हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लगा करके आप प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद अब हमें पढ़ना है मेरे बच्चे अपवर्तन। क्या पढ़ना बाबू? अपवर्तन पढ़ना है। पानी है? लो नहीं सोख लेता हूं। थोड़ा सा ब्रेक ले लें। नहीं क्या बजा? खत्म हो जाएगा। भाई जैसा ये भाई 5 मिनट में जाएगा। अगर मैं तो आधा घंटा है। 45 तक पहुंच जाने दो। देखो अभी इसके बाद हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है। अपवर्तन की व्याख्या देखो, अपवर्तन को समझिए। मान लिया हमारे पास एक अपवर्तक तल है जेड जेड डैश, उबिया गए जी, हम जो रोके तुम लोग नहीं उबना नहीं है, साल भर तू उबे 2 घंटे क्लास में फिर उबना है। हाँ? नहीं मैंने थकना जन्म में नहीं सीखा है। देखो एक एक बैठक कहा थी, अब बस अधो कहीं थक जाता हूँ। कमो और एक बात की ना यस सर। कमो बच्चों भटकों का बंद थोड़ी गई थी ना। देखो मैंने चाहा तो कि ई बोर्ड के चक्कर में एक ठो माला चढ़ जाए ये फूल लटक जाए हमारे ऊपर। 5 मिनट अरे वैसा चलो देखो, मान लिया कि हमारे पास ये एक अपवर्तक पृष्ठ है जेड जेड डैश। क्या है मेरे बच्चे? अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है। अब देखो ध्यान से, इस पे मान लिया t बराबर 0 समय पर एक तरंगाग्र तिरछा आपतित तो होता है ए बी। ये मेरे बच्चे तिरछा तरंगाग्र आ गया ए बी। आई बात समझ में? अब ये है मेरे बच्चे अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। और आपको पता है ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में जब तरंगाग्र जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी, उसकी जो दिशा होती है ये पूरी तरीके से चेंज होगी, तो चाहे वो तरंगाग्र हो चाहे जो हो। तो मेरे बच्चे आप ध्यान से समझिएगा, ये बिंदु, ये तरंगाग्र का ये जो बिंदु ए है ये जेड जेड डैश को कितने टाइमिंग पे टच कर रहा है? 0 टाइमिंग पे टच कर रहा है। मेरे बच्चे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के हिसाब से यहाँ जो कण होगा वो नई द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, नई द्वितीयक तरंगिका निकालेगा ना। और वो द्वितीयक तरंगिका बाई द वे पहला जो तरंगाग्र है वो माध्यम 1 में v1 चाल से आ रहा था, तो इसमें माध्यम 2 में ये बाई द वे मेरे बच्चे v2 चाल से आगे बढ़ने लगा। कितना बढ़ने लगा? v2 चाल से आगे बढ़ने लगा। अब ये t बराबर 0 समय पे टच हुआ और यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकल गई, लेकिन उस टाइमिंग के बाद 0 के बाद से बाई द वे मान लेते 0 से t टाइमिंग के बीच में हमारा ये जो तरंगाग्र का दूसरा सिरा था ये जेड जेड डैश के बिंदु ए डैश पर पहुंच गया। यहाँ मेरे बच्चे ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। अब देखो ये क्या है मेरे बच्चे? अभिलंब है। अब देखिए बाबू, यहां से हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के हिसाब से तरंगाग्र जब यहां पहुंचा है तो यहां जो कण होंगे वो भी तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जब लगेगा तो ये द्वितीयक तरंगिका निकालेंगे, तो ये द्वितीयक तरंगिका निकाल करके फिर ये आगे बढ़ने लगे। मेरे बच्चे बी से ए डैश तक पहुंचने में इस तरंगाग्र को कितना टाइम लगा है? टी। और टी बराबर 0 समय पे यहाँ भैया निकलना शुरू किया v2 चाल से, तो मेरे बच्चे कुछ तो आगे गया होगा, कुछ आगे गया होगा ना। मान लेते हैं कि वो ए बी डैश जितनी दूरी तय कर लिया है,
मान लेते हो कितनी दूरी तय कर लिया है, तो ए बी डैश का हम एक चाप लगा देते हैं और इस चाप को हम बिंदु ए से मिला देते हैं। चाप को क्या करते हैं, बिंदु ए से मिला देते हैं। अब हम ये देखते हैं मेरे बच्चे कि हमने ये जो एक तल खींच दिया ए डैश बी डैश, ये ए और ए डैश के बीच में जितने कण है, ए और ए डैश के बीच जितने कण है मेरे बच्चे, सभी कणों से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं और ए और बी डैश पर एक साथ पहुंच रही हैं। अगर ये लोग ए बी डैश पर एक साथ पहुंच रही है जो सारी की सारी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, तो इसका मतलब ए डैश बी डैश मेरे बच्चे परावर्तित अपवर्तित तरंगाग्र होगा। क्या होगा, अपवर्तित तरंगाग्र होगा मेरे बच्चे। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए बी से ए डैश वो कितने वेग से चले हैं और कितना टाइमिंग लगा है, तो बाबू मेरे बी ए डैश बराबर दूरी बराबर चाल गुणे, तो b1 इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए से बी डैश तक पहुंचने में जो दूरी लगी है, तो ये हो जाएगा ए से बी डैश बराबर v2 इंटू टी। बाबू मेरे बी से ए डैश की जो दूरी तय की गई है वो b2 चाल से तय की गई, लेकिन टी टाइमिंग में तो तय की गई है, तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरे बच्चे मान लिया कि ये ए बी जो आपतित तरंगाग्र है इस तल से i डिग्री का आपतन कोण बनाता है, तथा ये जो ए डैश बी डैश है ये आपतित अपवर्तक तल से क्या नाम है, अपवर्तन कोण r बनाता है। आई बात समझ में। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ हमको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो पहले समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में मेरे बच्चे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में लाला, देखो साइन मान निकाल दो, यहाँ से क्या निकाल दो, साइन आई बराबर अभिलंब बटे कर्ण हो जाएगा, अभिलंब हो गया बी ए डैश बटे कर्ण हो जाएगा ए ए डैश। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा मेरे बच्चे। और उसके बाद त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में आप फिर से साइन आर का मान निकाल देंगे, तो साइन आर बराबर अभिलंब हो जाएगा ए बी डैश बटे कर्ण हो जाएगा ए ए डैश। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए मेरे बच्चे। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से मेरे बच्चे भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी ए डैश बटे ए ए डैश बटे ए बी डैश बटे ए ए डैश। ये मेरे बच्चे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इन दोनों का मान आपने निकाल रखा कि नहीं निकाल रखा, रख दीजिए मेरे बच्चे। तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर ये हो जाएगा मेरे बच्चे b1 t बटे b2 t, t से t खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। ये आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू b1 बटे b2, और b1 बटे b2 का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 या 2 इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, जो कि स्नेल का नियम है और कहाँ पाया जाता है मेरे बच्चे, अपवर्तक में पाया जाता है। अपवर्तक के नियम की पुष्टि करता है। इस तरीके से हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को लगा करके हम प्रकाश के अपवर्तन को सत्यापित कर सकते हैं। आई बात समझ में। देखो लाला, एक बात जानो, अगर तुमको ये सब मैटर याद रहा होगा तो बहुत बेनिफिट देगा। अगर मैटर याद नहीं रहा होगा, आज पहली बार तुम्हारी नजर के सामने से गुजर रहा, तो दिक्कत देगा। देखो देखो शांत 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 शांत। कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? देखिए कला संबद्ध स्रोत क्या है मेरे बच्चे, देखिए ऐसे स्रोत जिनमें कलांतर नियत रहता है। किसका कलांतर है? रोज का, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। और उसके आगे एक वर्ड था यार, क्या है भूल गया मैं, देख लो बस कलांतर। हाँ, जिसका कलांतर समय के साथ बदलता नहीं हो उसे हम लोग कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। मतलब ऐसे प्रकाश के स्रोत जिनके बीच का कलांतर नियत रहता है, कलांतर टाइम के साथ बदलता नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं मेरे बच्चे। और इसमें है W बराबर डी लैम्डा बटे स्मॉल डी सूत्र की स्थापना करिए। चलिए देखते हैं, यानी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला डेरिवेट करना है। क्या करना है? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला डेरिवेट करना है। चलो देखो, फ्रिंज की चौड़ाई जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल W से। फ्रिंज की चौड़ाई को किससे लिखते हैं मेरे बच्चे? कैपिटल W से लिखते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे, फ्रिंज की चौड़ाई कहते किसे हैं? आप लोगों को ये चीज पता है कि मेरे बच्चे
कि क्रमागत एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है, चाहे वो दीप्त हो चाहे वो अदीप्त हो, है बात समझ में। फ्रिंज की जो चौड़ाई आप लोग देखते हैं, ये इसमें क्या नाम है, व्यतिकरण के मामले में जो फ्रिंज दिखाई पड़ते हैं उसमें दीप्त और अदीप्त दोनों पट्टियां आपस में बराबर होती हैं। तो चाहे दीप्त पट्टी ले लो चाहे अदीप्त पट्टी ले लो, क्रमागत एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग मेरे बच्चे कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। इसको लिखते हैं W से मेरे बच्चे। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। मान लिया बाबू कि रेखा छिद्र से, मान लिया रेखा छिद्र S1 S2 से पर्दे की दूरी कैपिटल D है। पर्दे की दूरी कितनी है? कैपिटल D है। तथा इसके केंद्रीय दीप्त फ्रिंज O से यमवी दीप्त फ्रिंज, कहती ध्यान से समझना, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज O से यमवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी हम मान लेते हैं मेरे बच्चे XM है। कितना है? XM है। कितना है? XM है। और दीप्त फ्रिंज के लिए हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो दीप्त फ्रिंज के लिए आपको मैंने पढ़ा रखा है यम लैम्डा इज इक्वल टू dx बटे d। ये तो हाँ यार, दीप्त फ्रिंज के लिए यही है। ठीक है, तो मेरे बच्चे ध्यान समझिएगा। मान लिया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से यमवी फ्रिंज की दूरी कितनी है? XM है। XM है। तब मेरे बच्चे यम लैम्डा इज इक्वल टू d XM, अच्छा स्मॉल d XM बटे कैपिटल D। हाई स्मॉल d मेरे बच्चे S1 S2 के बीच का गैप होता है, आई बात समझ में। कैपिटल D इन रेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी होती है और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से यमवी फ्रिंज की दूरी कितनी है? XM है। आई बात समझ में। अच्छा मेरे बच्चे, ये जो आप जो देख रहे हैं ये यमवी दीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए है? यमवी दीप्त फ्रिंज के लिए है। तो मेरे बच्चे आपको मैंने कहा है क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ना, तो क्रमागत अगर आपने यमवी फ्रिंज लिया है तो क्रम से इसके बाद कौन सा फ्रिंज आएगा? यम प्लस 1b, या इससे पहले भी ले सकते हो यम माइनस 1b। तुम लोग को जो डेरिवेशन कराया है वो तुम लोग को पहले वाले पे कराया और आप लोग को जो कराया है वो यम प्लस 1b पे कराया है। आई बात समझ में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए तो मेरे बच्चे यहाँ यम की जगह कितना हो जाएगा? यम प्लस 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू डी एक्स यम प्लस 1 बटे डी। आई बात समझ में। अगर मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, यहां से XM निकाल दो तो XM इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल D M लैम्डा बटे D आ जाएगा। और यहां से मेरे बच्चे XM प्लस 1 निकाल दो, XM प्लस 1 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे कैपिटल D और ये हो जाएगा M प्लस 1 इंटू लैम्डा बटे स्मॉल d। मेरे बच्चे परिभाषा के हिसाब से मेरे बच्चे कैपिटल W जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी होती है। अब देखो अगर XM मेरे बच्चे बाय द वे यहाँ है और इसके तुरंत बाद पड़ रहा है XM प्लस 1b फ्रिंज यहाँ, तो मेरे बच्चे यही चौड़ैया का तो तुम कोड़ी क्या नाम है फ्रिंज की चौड़ाई कह रहे हो, तो क्या करो इस पूरी लेंथ में से इसको घटा दो। आएगा समझ में। तो ये हो जाएगा XM प्लस 1 माइनस XM, W बराबर XM प्लस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? DM प्लस 1 लैम्डा बटे D माइनस इसकी जगह क्या ले सकते हैं? DM लैम्डा बटे D। कैपिटल W बराबर मेरे बच्चे इसको लिखोगे पूरा DM लैम्डा प्लस D लैम्डा बटे D माइनस DM लैम्डा बटे D। ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, W बराबर आ जाएगा D लैम्डा बटे। ये है फ्रिंज की चौड़ाई। चाहे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना हो चाहे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालना हो, आप ऐसे निकाल सकते हैं जहां लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है और कैपिटल D जो है ये रेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी है तथा स्मॉल d जो है ये मेरे बच्चे फ्रिंज की चौड़ाई है। ओ क्या नाम है उसका? रेखा छिद्रों के बीच की दूरी। क्या क्या होगा इसका? अगला क्वेश्चन देखिए। यंग की द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग को समझाइए, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है? चलिए देखें। यंग का प्रयोग क्या है मेरे बच्चे? देखिए यंग का प्रयोग समझ लीजिए। यंग का प्रयोग देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि यंग की द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग समझाइए। देखिए मेरे बच्चे, वैज्ञानिक यंग ने सबसे पहले एक पर्दा लिया, शांति से समझ लो मेरे बच्चे।
सबसे पहले एक पर्दा लिया जिसमें एक रेखा छिद्र था यस, इस पर्दे का नाम था एल। इसके ठीक सामने एक दूसरा पर्दा लिया जिसमें दो रेखा छिद्र थे S1 और S2। S1 और S2 कैपिटल यस के सीध में नहीं थे, उससे कुछ ऊपर और नीचे थे। आई बात समझ में? लेकिन यस से S1 की दूरी, यस से S2 की दूरी एकदम बराबर थी मेरे बच्चे। इसके बाद उन्होंने एक लास्ट पर्दा लिया कैपिटल M, LMN, ये पर्दा लिया। आई बात समझ में? अब उन्होंने जब यहाँ से एक वर्णी प्रकाश की स्रोत को भेजा, यहाँ से जब उन्होंने एक वर्णी प्रकाश की स्रोत को भेजा, तो क्योंकि यह एक बिंदु की नुमा था, अतः यहाँ से निकलने वाली जो तरंगाकृति ये गोलीय थे। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा था वो श्रृंग और गर्त के रूप में चल रहा था। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, श्रृंगों को मेरे बच्चे हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। एक बार इस पे श्योर हो लो, मैं बार बार इसी भूल जाता हूँ। सही है? ठीक है, डॉटेड लाइन से। और जो गर्त होता है उसको हम लोग यहाँ शो करते हैं कंटिन्यू लाइन से। ठीक है, चलिए देखिए। तो मेरे बच्चे यहाँ से जब प्रकाश की एक वर्णी स्रोत भेजी जाती, उल्टा श्रृंग को कंटिन्यू लाइन से और गर्त को डॉटेड लाइन से। आई बात समझ में? यस सर। देखिए थी जब पहले तक बता रहे तो मैं, अगर गड़बड़ा सही है सर जी, सही है, ठीक है, सही तो है। देखो कंटिन्यू लाइन का मतलब अविच्छिन्न और डॉटेड का मतलब विच्छिन्न होता है। ठीक है, सही है ना? सही तो है। चलो अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान से समझो। जब यहाँ से एक वर्णी प्रकाश की स्रोत भेजा जाता है मेरे बच्चे, तो यहाँ से ये क्योंकि प्रकाशिक स्रोत, अब ध्यान से समझो, यहाँ ये जो स्रोत है जिससे प्रकाश अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक बिंदु की नुमा है, अतः यहाँ से जो द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी वो गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलेंगी। और ये गोलीय तरंगाग्र मेरे बच्चे श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। तो ये हो गया एक कंटिन्यू लाइन श्रृंग और ये हो गया एक गर्त। फिर एक आएगा श्रृंग, फिर एक निकलेगा मेरे बच्चे गर्त, फिर आएगा श्रृंग और गर्त। इस तरीके से ये तरंगिकाएं पहुंचती हैं S1 और S2 पे। अब S1 और S2 दो नए अलग तरंग स्रोत हैं, वहां से नई तरंगिकाएं जनरेट होंगी। तो यहाँ से मेरे बच्चे एक श्रृंग निकला, यहाँ से भी एक श्रृंग। अब यहाँ से एक गर्त निकला और यहाँ से एक गर्त, फिर यहाँ से एक श्रृंग निकला, फिर यहाँ से एक श्रृंग, फिर यहाँ से एक गर्त निकला मेरे बच्चे, तो यहाँ से एक गर्त, फिर यहाँ का एक श्रृंग, फिर यहाँ का एक गर्त, फिर श्रृंग, फिर यहाँ का ये श्रृंग। ठीक, और ऐसे ऐसे लगातार ये कंटिन्यू ये मेरे बच्चे ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लाइनें डायरेक्ट काट रही हैं, मतलब कुछ श्रृंग को काट रही है, कुछ गर्त को काट रही है, कुछ कुछ श्रृंग गर्त को काट रही है। और जब ये ऐसा करती हैं तो जाकर के पर्दे पर हमको क्रमागत रूप में एक चमकीला तथा एक अंधेरेपन में पट्टियां मिलती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं फ्रिंजे। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? फ्रिंजे कहते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जहां मेरे बच्चे श्रृंग को काटेगा, जहां श्रृंग को काटेगा वहां का आयाम बढ़ता है, तो वहां ज्यादा तीव्रता वाला प्रकाश जाकर के पर्दे पर मिलता है। क्योंकि आयाम जो होता है ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। और जैसे देखो एक तरंग ऐसे जा रही है, इसमें एक श्रृंग और बढ़ गया, बाय द वे एक श्रृंग और बढ़ गया, तो अब वो और ज्यादा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आई बात समझ में? और गर्त इतना था पहले, एक गर्त और मिल गया तो इतना हो गया। आई बात समझ में? तो इससे उनका आयाम बढ़ जाता है और आयाम के बढ़ जाने से उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। अब देखो मेरे बच्चे यहाँ ध्यान से समझिएगा, देखिए ये आपकी डॉटेड जो लाइनें हैं ये गर्त हैं और ये श्रृंग है। ये देखो यहाँ पे एक डॉटेड ने एक डॉटेड को काटा है, यहाँ एक श्रृंग को काटा है, यहाँ गर्त ने गर्त को काटा है, श्रृंग ने श्रृंग को काटा है। तो ये जब जा करके मेरे बच्चे पर्दे पर मिलेंगी तो वहां एक ब्राइट पट्टी बनेगी, चमकीली पट्टी बनेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि श्रृंग ने श्रृंग को काटा है, गर्त ने गर्त को काटा है, तो ऐसे परिस्थिति में आयाम इनका बढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो इनकी तीव्रता बढ़ेगी। और अगर मेरे बच्चे यहाँ देखो एक डायरेक्ट एक डॉटेड को काट रही है, एक डॉटेड को काट रही है, डायरेक्ट डॉटेड को काट रही है, डायरेक्ट डॉटेड को काट रही है। अब ये जब पर्दे पे जाकर के मिलेंगी तो वहां एक डार्क रंग की पट्टी बनेगी मेरे बच्चे। उसी तरीके से यहाँ डॉटेड ने डॉटेड को काट दिया, डार्क ने क्या नाम है, डायरेक्ट ने डायरेक्ट को, डॉटेड ने डॉटेड को, डायरेक्ट ने डायरेक्ट को, डॉटेड ने डॉटेड को। अब ये जब पर्दे पर जाएंगी तो वहां फिर एक ब्राइट पट्टी बनेगी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक डार्क ने क्या नाम है, डॉटेड ने डायरेक्ट को, फिर यहाँ डायरेक्ट ने डॉटेड को, डायरेक्ट ने डॉटेड को, डायरेक्ट ने डॉटेड को। अब ये जाकर के यहाँ जब कोई फ्रिंज बनाएंगी तो वहां कैसा बनेगा? डार्क बनेगा। इसी हिसाब से एकांतर क्रम में ब्राइट और डार्क की पट्टियां मिलती रहती है मेरे बच्चे, जिन्हें हम लोग कहते हैं व्यतिकरण फ्रिंजे। क्या कहते हैं? व्यतिकरण फ्रिंजे। यही है मेरे बच्चे यंग का प्रयोग। ये क्या है मेरे बच्चे? यंग का प्रयोग है। बात समझ में?
जब डार्क डॉट को काटेगा तो ब्राइट रहेगा। हाँ, डॉट डॉट को काटेगा तो ब्राइट, डार्क डायरेक्ट को काटेगा तब भी ब्राइट। खाली एक ही कंडीशन में तुम्हारा डार्क बनता है, और वो तब बनता है जब कोई डायरेक्ट डॉटेड को काट देता है। ये था यंग का प्रयोग। अभी इसी में एक क्वेश्चन और था ना, कैसे? हाँ बिल्कुल, हाँ बनाओ पूरी। और इसके बाद है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। देखिए मेरे बच्चे, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। मेरे बच्चे पहला अंतर सुनिएगा। ए बबुआ, अरे चुनाव लड़े बका है, पढ़ो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। चलिए देखिए, व्यतिकरण और विवर्तन की कहानी क्या है। साथ रहिए, साथ रहिए, साथ रहिए। बड़ी मार मारो या क्यों बोली मारो तही खपते जान ले कुछ छोड़िए, यहाँ कोनो बोली अब खाली तही मारो और सीधे लगना से। देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में क्या होता है मेरे बच्चे। जो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण की कहानी में जो फ्रिंजें मिलती हैं, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान हो भी सकती है अथवा असमान भी हो सकती है। जबकि विवर्तन में जितनी फ्रिंजें मिलेंगी सारी की सारी फ्रिंजें असमान मिलेंगी मेरे बच्चे। सारी फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होगी? असमान होगी। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर मेरे बच्चे समझिए, जो व्यतिकरण होता है इसमें सभी फ्रिंजों की जो चमक होती है, जो तीव्रता होती है, वो एक समान होती है। जबकि विवर्तन की जो कहानी होती है, इसमें जो फ्रिंजें बनती हैं, बीच में सबसे चौड़ी और सबसे चमकीली पट्टी और उसके साइड में कम तीव्रता वाली 2 या 3 पट्टियां पाई जाती है, 4 पट्टियां पाई जाती है। बस समझ में? अच्छा, वही बात करूं मैं अगर व्यतिकरण के फ्रिंजों की, तो व्यतिकरण में विप्रयास बहुत अच्छा होता है, जबकि विवर्तन में विप्रयास बहुत घटिया होता है। बस समझ में? ठीक है। और एक तो कौन अंतर होता है? छिद्र वाला? हाँ, यहाँ देखिए, ये जो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण में हमको 2 तरंगे चाहिए होती हैं व्यतिकरण के लिए, जबकि विवर्तन में केवल 1 तरंग की आवश्यकता होती है। अब समझ में? ठीक है। ये होते हैं मेरे बच्चे दोनों में अंतर। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? एक पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र निगमित करिए। एक ठो पढ़ ली, मानना है, बताओ मन का बहुत बेकार लागल हमरे, पढ़ ली। हां, सब छोड़ दीजिए, हो जाएगा। अब हो जाएगा। उसके बाद है प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? 45 लास्ट क्वेश्चन। नहीं, अरे इसके बाद 45 नंबर देखिए। 5 मिनट, हाँ? 5 मिनट। बंद करो तो पानी नहीं पी क्या है। यस सर।